कोचिंग करोल बाग दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मिलके आप अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो सारी समस्याओं को हल करते हुए हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता जो है पहले प्रयास में लीजिए। दूसरा न्यूज है द न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशन ऑफ वी द पीपल। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ जो आप अपनी तैयारी को इसके इसके लिखने वाले कोई प्रोफेसर साहब हैं तमिलनाडु में, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी की इंस्टीट्यूट है। तो आप कृपा करके इन लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं, आप इस आर्टिकल को आप ऐसा न समझें कि ये 100% सही है और इसको आप फॉलो करने लगे। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि न्यूज को कैसे यूज करना है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज को कैसे यूज करना है वो इस आर्टिकल के तहत मैं चर्चा करूँगा, और मेरे विचार से इनका विचार मैच नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो भी उन्होंने लिखा अपना विचार लिखा है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन वो मानना न मानना आपकी मर्जी है, आप उनसे सहमत हो या ना हो, तो वो विचार है उनका, ध्यान दीजिए। वो सरकार की या किसी और चीज़ का, पूरे प्रजातंत्र का विचार नहीं है, उनका अपना विचार है। तो आप अपनी समझदारी दिखाइएगा और हिंदू न्यूज में छपी हुई कोई भी कॉलम या कोई भी इवेंट या कोई भी आइडिया या आर्टिकल्स कंटेंट आंख मूंद करके फॉलो मत करिएगा, नहीं तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? सफलता, परीक्षा में ज़्यादा अंक ला के पास होना है। आपको ये सब डिस्प्यूट्स और डायलॉग्स में जो है और द्वंद्व में, डायलेक्ट्स में नहीं जाना है, समझ रहे हैं? ये है न्यूज़ की असलियत। तो कृपा करके आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जिससे आपको कोई, आपके विचारों को कोई गुमराह न कर सके। तो पहली बात का तो ध्यान यही रखना चाहिए कि जो सरकार की नीति और उसका क्रियान्वयन है, आपको उसी के हिसाब से पूरी ज़िंदगी काम करना होता है। आईएएस बन के, आईएएस बनने के बाद तो आपका ये भी अधिकार खत्म हो जाता है कि अब सरकार की आलोचना करें। नहीं, आप आलोचना करेंगे तो कंडक्ट रूल में फंसेंगे आप। आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि मोदी जी से ना मिले, लेकिन आपका वर्किंग विचार जो है वो उन्हीं की सलाह पे काम करना, उनके निर्देशों के अनुसार काम करना है। और अगर आपको लगता है कि ये बेकार है तो आप रिजाइन करिए और जाइए चुनाव लड़िए और आप भी प्रधानमंत्री की दावेदारी करिए। लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए आप ये सब आलोचना नहीं कर सकते। और आपका उद्देश्य एग्ज़ाम पास करना है अभी, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए जो चीज़ें सरकार सत्ता में चल रही है, आप उस चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपने वैचारिक कार्यकलापों को कम दीजिए। इसलिए क्योंकि आपका उद्देश्य जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना है। वो तो एक चीज़ है ही, बाकी न्यूट्रलिटी भी बनी होनी चाहिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, जिसको माननीय वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि सदन जो है वी द पीपुल है। क्या गलत कहा उन्होंने? वी द पीपल संविधान में वर्णित है, और उसका अर्थ क्या है उन्होंने बताया कि भाई ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को, आइए वेलकम, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ये समाहित करता है, वी द पीपल। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब आगे चलिए मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें उसमें जो है गड़बड़ है। तो इसमें आर्टिकल 124 में आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की बात की गई है, और ये प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है। ये क्वेश्चन बनेगा। तो जब ये क्वेश्चन बनेगा कि न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा करने पर प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्था स्थापित नहीं होती है, विवेचना करिए। तो एक शब्द को ध्यान रखिए, उसी पे सारी राम कहानी आपकी टिकी है। इस क्वेश्चन के आंसर में आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि कंसल्टेशन
टू कंकरेंस। एक बार राष्ट्रपति महोदय वापस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इसको देख लीजिए, ये जो नाम है इसमें, लेकिन अगर दूसरी बार उसने वही नाम भेज दिया तो राष्ट्रपति के लिए एक तरीके से ये बाइंडिंग है कि जो कंसल्टेशन है वो आपकी सहमति है। हमने जो परामर्श दिया वो परामर्श आपके लिए सहमति देना है, न कि सहमति के अलावा कुछ और करना है, ये नहीं लिखा है। तो ये वर्ड उसमें 93 के डिसीजंस में दिया कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, परामर्श मीन्स सहमति। अब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय जो है, जो प्रक्रिया पूरी करके वहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम से आई है, वहाँ बंध गए कि नहीं बंध गए। आर्टिकल 111 में जो हम लोग पढ़े थे कि यथाशीघ्र कानून बनाने की जो प्रक्रिया के बाद जो बिल उनके पास आएगा अंतिम अनुमोदन के लिए, तो 111 में लिखा है यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र में प्रेसिडेंट जैसे ज्ञानी जैल सिंह थे 1986 में पोस्टल डाकघर विधेयक अधिनियम को, यथाशीघ्र का मतलब उन्होंने टेबल पर रख दिया। जब भी सरकार पूछती थी तो कहते थे कि दे रहा हूं ना, क्यों हल्ला कर रहे हो। टाइम नहीं लिखा है उसमें, जैसे मनी बिल में 13 दिन लिखा है। तो वो पावर जो प्रेसिडेंट को है वो भी चीज़ यहाँ लागू नहीं है कि कब देगा, यथाशीघ्र ऐसा कुछ नहीं है, बस देगा। कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। तो ये क्वेश्चन बनेगा प्री में भी और मेंस में भी कि व्हाट डज इट मीन टू कंसल्टेशन टू कंकरेंस इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। पीछे हमने बताया कि जजेस की नियुक्ति जो है का वर्णन, नियुक्ति प्रक्रिया का वर्णन, नियुक्ति का वर्णन तो है संविधान में 124 में लिखा है कितने जज होंगे कैसे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्न में से क्या है। संवैधानिक, नो। अधिनियमित, नो। प्रशासनिक, यस। तो प्रशासनिक है, सरकार कहेगी नहीं करूंगा नियुक्ति, जाओ 10 पोस्ट खाली रहेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट कि भैया भर दो यार, बहुत वर्कलोड बढ़ गया, ही ना कहेगी। अपने आप तो भर्ती कर नहीं सकती। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है, जो कॉलेजियम सिस्टम का है, जो हमने कंसल्टेशन टू कंकरेंस बताया, वो चीज़ जो है बाध्यकारी है, संविधान में प्रदत्त है। लेकिन नियुक्ति करना है कि नहीं करना है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या करना है, ये संविधान में नहीं लिखा है। वो कहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, परंपरा पे 93 के निर्णय पे है कि ऐसे होगा, तो एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन नियुक्ति का कार्य जो है वो प्रशासनिक है। क्लियर है, नियुक्ति करनी है कि नहीं करनी है, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कुछ कर सकता। वो काम सरकार का है, प्रशासनिक काम है, कार्यपालिका का काम है। क्लियर है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 124 में दिया है तो संवैधानिक है। संवैधानिक कुछ नहीं है, संवैधानिक तो सिर्फ ये है कि भाई इतने के जज होंगे। सरकार चाहे तो उसको अमेंडमेंट करके कह देगी नहीं अब 25 से कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे वगैरह। तो ये आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन टू कंकरेंस का अभिप्राय क्या है कि राष्ट्रपति जब दोबारा उनके पास बिल वो नियुक्ति प्रस्ताव जाएगा तो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो सहमति है किसकी, दोनों की, सीजेआई की और प्रेसिडेंट दोनों की सहमति है, उसमें कोई लूप होल नहीं है। तो जो ये आर्टिकल जिसने लिखा है वो बहुत ही एक व्यक्ति है, प्रोफेसर है, उसने लिखा है। आप उससे आंख बंद करके सहमत मत हो जाइएगा। तो वी द पीपुल लिखा है प्रीफेस प्रियम्बल में। अब वी द पीपुल का मतलब तो सीधा सीधा है कि भाई भारत के लोग, भारत की जनता। तो भारत की जनता कैसे काम करेगी, इसी के लिए चुनाव दिया गया है। 135 करोड़ लोग सदन में आके तो बैठ नहीं सकते, तो 135 करोड़ जनता की आवाज को कौन बताता है, सांसद, विधायिका। तो ये है उसका मतलब। सीधा सीधा केस क्या है
कि वी द पीपुल का मतलब विधायिका। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विधायिका में जो भी लोग हैं वो 135 करोड़ जनता की आवाज़ है। इन महोदय ने कहा, कोई व्यक्ति है प्रोफेसर, कि नहीं नहीं वो तो उसमें ये भी शामिल होता है, पुलिस भी होती है उसमें, जुडिशरी भी होती है, और सोसाइटी के भी तमाम लोग होते हैं, सिर्फ विधायिका क्यों है? अरे भाई, विधायिका का मतलब ही है कि आप जो है जनता की आवाज़ है। वी द पीपल essentially gives primacy to elected members of parliament and the state legislature। अपने वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भाई हम जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ को आप कैसे सुपरसीड कर जाइएगा? हम जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो पीपुल ऑफ इंडिया में वो बोल रहे हैं, वो आदमी बोल रहा है कि पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब जो है सिर्फ विधायिका नहीं है, पुलिस है, डिफेंस है, आर्मी है। तो ये जो बचकानी बातें उन्होंने लिखी है, वो कैसे जो है आप वी द पीपुल से बाहर हो सकती है पुलिस? आप बताइए जरा हमें। वो कह रहा है कि अलग है, कहीं है वो लाइन जो है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वी द पीपुल का वर्णन आएगा तो आप ये न लिखें कि वी द पीपुल के बाहर में जो शामिल नहीं है वे पुलिस की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आर्मी की, वो बात कर रहे हैं कि ये जुडिशरी के जजेस की। अरे भाई, तो ये आप सोचिए कि ये वी द पीपुल, जनता के लोग, हम भारत के लोग, ये क्या भारत के लोग नहीं हैं? और इन्होंने क्या वोट नहीं दिया है? चिंतन बिंदु है, ये क्वेश्चन बनेगा। We the people of India, what do you mean by we the people of India? Does it comprises all the sectors and segments of officials? तो आप पढ़े होंगे इसका आर्टिकल प्रोफेसर साहब का, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं ढूंढ रहा था कहाँ पढ़ा था। तो अनुज, ये सोचो कि ये आर्टिकल लिखने वाला हिंदू में प्रोफेसर है किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कितनी गलत बात लिखा है कि वी द पीपुल, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन पीपल। तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता। सोशलिस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, सेकुलर का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो खाली पीपुल का क्यों? तो ऐसे तो पूरे संविधान में तमाम शब्दावलियों को प्रयोग किया गया है, वो सबकी व्याख्या थोड़े न की गई है। और इसको कैसे नहीं डिफाइन करेंगे आप? पीपुल का मतलब क्या है? लोग हैं, जनता है, इसमें क्या डिफाइन चाहिए भाई उसको? पीपुल का मतलब जानवर तो हो नहीं सकता, क्यों? पीपुल का मतलब बैलगाड़ी या मोटर कार तो हो नहीं सकता। अब पीपल को कह रहा डिफाइन नहीं किया है, सोचिए। अगर हम उसी की बात मान लें तो हमारा तर्क है कि ऐसे तो संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को डिफाइन नहीं किया है, मौलिक ढांचा को डिफाइन नहीं किया है संविधान में, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पे आधारित है। तो ये इस आर्टिकल पे मत जाइएगा, जैसा ये बोल रहा है, ये टोटल आपको 10 नंबर का सवाल में 2 नंबर भी नहीं दिलवाएगा। इसलिए मैं इसे टोटल असहमत हूं, और आपका काम है मैक्सिमम स्कोर करना। इस विवाद में पढ़ना आपका काम नहीं है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और लॉजिकल है, और उस लॉजिकल चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लिख रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन, इट्स कंसर्न इज अबाउट सिटीजन एंड नॉट एनी ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अब आप बताइए भाई, ये कोई भी किसी भी समूह का, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ग्रुप कोई होगा तो उसमें कौन होगा? भारत के नागरिक ही तो होंगे, भारत के लोग ही तो होंगे। ये कैसे डिफाइन नहीं है?
There are people in the judiciary, in the executive, and the most other constitutional institutions. There are also those in the military, police, public, and the private enterprises. They are all people no less to identify representatives in the legislature to be the sole representative of the people is a travesty. क्यों भाई? आप इन सब चीज़ों को अलग कैसे कर सकते हैं, पुलिस को, मिलिट्री को और ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं? तो आप कृपा करके इस आर्टिकल को करिए खंडित और इससे गुमराह मत होइए, ये हम पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर इस कॉलम से आप पढ़ के कुछ लाभ ले सकते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, इसकी बात पे जाइएगा तो। और हमने उसका रीज़न बताया कि वो जो कह रहा है कि वी द पीपुल का मतलब जो है ये सब लोग मिलिट्री, पुलिस, ये सब अलग है। अरे भाई कैसे अलग हो जाएगा यार? हाथ को और नाक को शरीर से अलग कैसे कर दीजिएगा? वो सबको मिला के भारत बना है ना, है? तो ये लोग भी तो इसी के अंदर में है, भारत के लोग ही थे, वो भी तो चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, नियम कायदों को पालन करते हैं, और ये सब काम को कराने के लिए ही उन्होंने जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, एमपी को चुन करके सदन में भेजा है कि जाओ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सब बनाने के लिए, नियम कायदा, देश समाज चलाने के लिए कानून बनाना, और तुम मेरी आवाज़ की प्रतिकृति होगे। तो उसमें वो लोग भी तो वोट दिए होंगे। तो ये वी द पीपुल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि चर्चा में आया है, ये पूछेगा कि वी द पीपुल से क्या अभिप्राय है, या ये पूछेगा कि वी द पीपुल में कौन कौन लोग जो हैं शामिल नहीं हैं, फ्री का क्वेश्चन बन सकता है। लिख देगा पुलिस, आर्मी, तो क्या शामिल नहीं है पीपुल में? इसलिए शामिल माने जाएंगे क्योंकि वो भी अपना जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं वगैरह वगैरह। तो जब भी बात की जाएगी वी द पीपुल की तो वो लेजिस्लेचर होगा, और चूंकि जनता की आवाज़ है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जो है हमेशा ओवर राइड करेगा किसको? किसको? जुडिशरी को, जो टसल चल रही है, जो हम पीछे बता चुके हैं कि सत्ता के विभाजन में किस तरीके से चीज़ें बटी हुई है, और ये अंततः ये विभाजन जो है चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, तो विधायिका के प्रति संवैधानिक व्यवस्था झुकी है, और झुकने का अभिप्राय और प्रासंगिकता और उसका औचित्य इसलिए है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज़ है, और देश जो है जनता और समाज जो है जनता के कार्यकलापों से चलता है, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका रेखांकन जो है सदन के द्वारा किया जाता है। तो ये है इसका सही आंसर। तो बहुत सारे चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया जो जनरली आप पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, ये द हिंदू न्यूज़ को, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप प्रीसा IAS कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करें और अपनी सफलता को 4 चांद लगाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।